संतोष भेरू यादव है, विकास राज नाम का एक गंजेड़ी है। छपरा में पकड़ा गया था, तो एक माननीय नेताजी हैं जिनके खिलाफ है, उसने स्टेटमेंट दी थी, राजपूत समाज से है। हम धन्यवाद करना चाहेंगे उनको, जिन्होंने इसको पुलिस के हवाले करने से पहले 3 दिन तक अपने घर में नंगा करके इसको पीटा है और बांध के रखा है। इसके मुंह में पेशाब डाला गया है। एक्ट का दुरुपयोग जिनका आपने नाम लिया शंशु भाई, उनके ऊपर किया गया था। तो हमने जी। उस समय सब कुछ बोलते हुए हमने उनका साथ दिया, और उस समय चिराग जी की तरफ से एक लेटर लिखी गई थी। अब ज्ञान देने का समय नहीं है। क्या आपके घर में कोई माँ पिताजी को गाली देकर चला जाएगा, आप ज्ञान देते रहेंगे? कि आपकी बहन बेटियों का कोई इज्जत छोड़ के छेड़ कर चला जाएगा, आप उस समय ज्ञान देते रहेंगे? ये लड़ाई की शुरुआत और ये चैलेंज जो उनके तरफ से शुरू हुई है, जी। अपने शर्तों पर और अपने समय पर इसको खत्म हम करेंगे। शुरुआत उन्होंने की है, खत्म हम करेंगे, और ये खत्म तब होगा जब पूरी तरीके से बिहार से आरजेडी की खात्मा हो जाएगी, आरजेडी को खत्म कर लेंगे। जिस जाति के बारे में कहा जाता है कि उसे कभी भी एकजुट नहीं किया जा सकता, और आशुतोष कुमार 4000 गांवों का दौरा कर एक ऐसी बुद्धिजीवी जाति को एकजुट करने का साहस न सिर्फ दिखाते हैं बल्कि धरातल पर भी एकजुट करते हैं। उसी आशुतोष कुमार को आज गाली दी जा रही है। आज बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया को गाली दी जा रही है। और जब आशुतोष कुमार ने इनका विरोध किया तो SC/ST एक्ट लगा दिया जाता है। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी, आपको और आपके दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार है, प्रणाम। भैया, ऐसा कहा जा रहा है कि आपने SC/ST उत्पीड़न कर दिया है सारिका पासवान का, और SC/ST एक्ट आप पर लगा दिया गया है, जबकि कई सारे पासवान जाति के लोगों का आपको फोन आ रहा है। पासवान समाज आपके पक्ष में उतर चुका है। ये लालू प्रसाद यादव जी का मोहरा है क्या, सारिका पासवान? देखिए, सबसे पहली बात तो कहना चाहेंगे कि आ, ये इसमें SC/ST एक्ट के तहत हम पे मुकदमा किया गया। हालांकि ये SC/ST एक्ट हम पर लागू नहीं होता है, ये मेंटेनेबल नहीं है। इसलिए मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि हमने किसी को जाति सूचक कोई अपशब्द नहीं कहा। हमने उस जाति के होने की वजह से इस तरह की बातें नहीं कही। यदि हमारे आराध्य का, हमारे महापुरुषों का अपमान कोई सिंह, शर्मा, तिवारी, यादव, मिश्रा, कुशवाहा, धानुक, चंद्रवंशी जैसे टाइटल वाले लोग भी यदि करते तो मेरे शब्द यही होते और शायद इससे भी कड़े होते। तो इससे मैं तो इसके अगेंस्ट में हाईकोर्ट जाऊंगा, क्योंकि हमने कभी इस जाति की वजह से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, या हमने जवाब नहीं दिया, और ना ही हमने कोई जाति सूचक कोई गाली दी है या कोई अपमानजनक शब्द कहा है। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि इनके समाज के लोग ये चीज देख रहे हैं, और इसीलिए आप देख रहे होंगे हमारे पास कॉल भी कर रहे हैं और समर्थन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग समझ चुके हैं कि बाबा साहब का असली अपमान करने वाले यही लोग हैं। संविधान की जो बात बात पे दुहाई देते हैं, दरअसल संविधान के हत्यारे यही लोग हैं जो हर रोज और हर कदम पर संविधान की हत्या कर रहे हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान ने जिस व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया, जिसको सारा दोष से दोषमुक्त करार दिया, ये लोग कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, फिर उनको गालियां क्यों दे रहे हैं? फिर उनकी मुर्दाबाद क्यों, उनको हत्यारा क्यों? और संविधान ने जिसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उसी बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान का हवाला देते हुए, उसमें धारा जो अंकित है उसको बताते हुए, इसने कहा कि एक व्यक्ति जिसने गाय भैंसों का चारा खाया है, जो बिहार का सबसे बड़ा चोर है, उस व्यक्ति की चरण वंदना कर रहे हैं सुबह शाम जाकर। और अपमान की हद देखिए कि उनके पैरों के आगे बाबा साहब की तस्वीर लाकर तस्वीर खिंचाते हैं। तो ऐसे लोग केवल ये मोहरा बन रहे हैं और अपने समाज को साथ साथ में अन्य समाज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो लालू प्रसाद यादव जी का भी यही नीति रहा है, जो कि अब नीति ये तेजस्वी यादव अपना रहे हैं कि भाई
पूरे 4 साल तक आप ए टू जेड करो, कहो कि हम सबकी बात करते हैं, हम बिहार में विकास लाएंगे, और जब तुम्हारी हेकड़ी निकल जाए, जब सारी हवा निकल जाए, जब समझ में आ जाए कि हम चुनाव फिर इस बार नहीं जीत पाएंगे, तब जब चुनाव नजदीक आए तो भैया आगड़ा पिछड़ा करो, दलित महादलितों को लड़वाओ। लेकिन दलित महादलित समाज, पिछड़ा समाज इस बात को समझ रहा है। और सारिका पासवान को आखिर मोहरा क्यों बनाया गया लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव द्वारा? मोहरा बनाने के पीछे कई कारण हैं। पहला तो कारण यह होता है कि भैया एक ऐसी बदचलन महिला को, बदजुबान महिला को ढूंढा जाए जो जिसको अपनी इज्जत की परवाह न हो, अपने समाज की इज्जत की परवाह न हो, जो किसी भी महिला को, पुरुष को या महापुरुष को या किसी के आराध्य को कुछ भी बोल सकती है, और जिसको अपने समाज की चिंता न हो, अपने समाज के नेता की चिंता न हो, जो महिला होकर दर्जनों महिलाओं का, यहाँ तक कि दलित समाज के दर्जनों महिलाओं का अपमान कर चुकी हो, एक ऐसी बदजुबान महिला को ढूंढा जाए जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, जो कुछ भी कहने में सक्षम हो। और ये एक इस रूप में मिली और इसको लाया गया आगे कारिखा पासवान को। कारिखा पासवान कह रहे हैं, चूंकि सारिका बहुत अच्छा सुंदर शब्द है, वो शब्द उसके ऊपर सूट नहीं करता, इसलिए कारिखा पासवान कह रहे हैं। और उसको स्त्री कहना पूरे स्त्री समाज की तौहीनी हो जाएगी, पूरे स्त्री समाज की तौहीनी है, बदनामी है, इसलिए उसको स्त्री न कहा जाए, उसको औरत न कहा जाए। और चिराग पासवान को कमजोर करने के लिए, दलितों और अगड़ों को लड़वाने के लिए, ये जो 2020 का चुनाव था, जिसका परिणाम लोगों ने दुनिया में देखा कि किस प्रकार से दलित और अगड़े एक साथ मिलकर और एक नया आयाम लिखे, एक नया इतिहास लिखने का प्रयास किया। और आज उसी का कारण है कि जितने मजबूती से पासवान समाज के लोग चिराग जी के साथ खड़े रहे, उससे ज्यादा मजबूती से 2020 में भूमिहार समाज के लोग चिराग जी के साथ खड़े थे। और पार्टी टूट जाने के बाद, 5-5 सांसद अलग हो जाने के बाद भी चिराग जी आज देश के राजनीतिक पटल पर यदि सूर्य की तरह चमक रहे हैं, तो इसमें भूमिहार समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और ये बातें तेजस्वी जी और लालू जी को पचती नहीं। लालू जी तो उसमें भी चिराग जी को फंसाने का और अपने पाले में लाने का प्रयास किए थे, लेकिन वो इनके सारे हरकतों को समझते हैं। और चिराग जी इस बात को भूल नहीं सकते कि जिस मंच पर तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे, और ये जितने भी ये जो आज दलित और महिला होने का जो घड़ियाली आंसू रो रही है, ये सब वही मौजूद थी। तेजस्वी भाषण दे रहे थे और उसी मंच के नीचे से चिराग जी की मां को गालियां दी जा रही थी। कहाँ गया था इसका दलित प्रेम? कहाँ गए थे ये दलित घड़ियालू आंसू बहाने वाले लोग? कहाँ गए थे ये लोग उस समय? क्यों नहीं एक शब्द? आए दिन दलितों पर इनके गुंडे अत्याचार करते हैं, इनकी पार्टी गुंडे अत्याचार करते हैं। कहाँ जाता है इनका दलित प्रेम? हर रोज आप बिहार में न्यूज खोलकर देखिए, कहीं ना कहीं राजद के गुंडे किसी न किसी दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ अत्याचार करते नजर आते हैं। क्योंकि भूमिहारों के साथ तो जब भिड़े तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। वैसे समय में भी दिया गया जब सरकार इनकी थी, प्रशासन इनकी थी और नक्सली इनके साथ में थे। तो इनके माता पिता जी रहे और 2 बार उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव भी सरकार में रहे 5 साल तक। तो टोटल 20 साल बिहार ने इस परिवार को दिया। अब क्या 20 से 100 साल चाहिए क्या? ये व्यक्ति कहता है कि हमको 20 महीना दे दीजिए। अरे 20 साल मिला तुमको, क्यों नहीं 20 साल में बना दिया बिहार को? तो ये लोग इसी प्रकार की नीति पर काम करते आए हैं और आगे भी इनका यही रवैया रहेगा। हमने सोचा था कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो युवा हो, कुछ बदलाव चाहता हो, लेकिन नहीं, इनके तो खून में यही है, इनके तो जहन में यही, इसलिए ये बदल नहीं सकते। हालांकि आपके लायक ये सवाल नहीं है, लेकिन सवाल इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया है, कुछ कुत्ते पागल हो गए हैं। हम नाम लेना भी नहीं चाहते थे, लेकिन लेना इसलिए पड़ रहा है। संतोष भेरू यादव है, विकास राज नाम का एक गंजेड़ी है, जो कि वो भी आकर के और बहुत कुछ ऐसे ऐसे बयान दे रहा है कि सर्वक लहर कपार पे चढ़ जाएगा, अगर आप सुन ले। ये जो जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, इन वास्तव में ये कुत्ते ही है, सड़क छाप कुत्ते। इनको
सूखी हड्डी फेंक दी जाती है राजद की तरफ से और ये भौंकना शुरू कर देते हैं। इनको पता जी नहीं है, इन कुत्तों को, कि जो सूखी हड्डी चबाता है कुत्ता और बाद में उस हड्डी से कट के उसके मुंह का अपना खून ही उसको जब स्वाद लगता है तो उसको बड़ा मजा आता है, उसको लगता है कि ये खून हड्डी से निकल रहा है और जी इसी चक्कर में वो चबाते रहता है और अपना पूरा मुंह काट लेता है, खुद का मुंह काट लेता है, क्योंकि अपना ही खून उसको टेस्ट लगता है, उसको लगता है इस हड्डी से खून निकल रहा है। वही हाल इन कुत्तों का है कि इनको तेजस्वी और राजद की तरफ से फेंके गए हड्डी पर, सूखी हड्डी पर पलने की आदत है और वही लेकर ये खुश है। तो और एक बात और कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि तेजस्वी रोज रात को 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में ये जितने भी ये जी भौंकने वाले कुत्ते हैं जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, जो इस तरीके की बात करते हैं, जो खुलेआम सोशल मीडिया पर लाइव आकर भद्दी भद्दी लोगों को गालियां देते हैं, इसने किसी को नहीं छोड़ा। ये जितने भी अच्छे से अच्छे लोग, संभ्रांत लोग, सबों को इसने गालियां दी और इसकी तो दुर्दशा कुत्ते से भी बेकार हुई थी। जब ये छपरा में पकड़ा गया था तो एक माननीय नेताजी हैं जिनके खिलाफ है, उसने स्टेटमेंट दी थी, राजपूत समाज से है, हम धन्यवाद करना चाहेंगे उनको, जिन्होंने इसको पुलिस के हवाले करने से पहले 3 दिन तक अपने घर में नंगा करके इसको पीटा है और बांध के रखा है। इसके मुंह में पेशाब डाला गया है, पेशाब पिलवाया गया है इसको, ताकि ये सुधर जाए। इसके आधे बाल मोड़ दिए गए थे पेशाब से ताकि ये सुधर जाए। इसके पिछवाड़े में पेट्रोल तक डाला गया था ताकि ये सुधर जाए। लेकिन ये इतने बड़े कुत्ते के पूंछ हैं कि इनको 6 महीने साल भर तक यदि पाइप में डालकर नाली में गाड़ के रखिए तो ये बाद में फिर वैसे ही टेढ़े हो जाएंगे, ये सीधे नहीं होंगे। दरअसल ये सुअर है, इनको नाली पसंद है, इनको कीचड़ पसंद है, इनको आप सोफा और आप कालीन पर बैठाइएगा, इनको पसंद नहीं आएगा। तो ये सुअर है, इनको गटर में ही रहने दीजिए, इनकी चर्चा हम नहीं करना चाहिए। अब हमारा अगला सवाल ये है कि अभी जो माहौल बन रहा है, भूमिहार समाज एक बार फिर से एकजुट हो रहा है। बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को भी सुन रहा हूं जो लोग आपका कभी विरोध किया करते थे, आज वो भी आपके समर्थन में आ गए हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आशुतोष कुमार की मां पर टिप्पणी नहीं की गई है, बल्कि हर भूमिहार की मां पर टिप्पणी की गई है। ऐसे बहुत सारे नाम है, जैसे कि अमृतांशु और भी बहुत सारे लोग हैं। प्रिंस भाई, हम लड़ाई विचारों की लड़ रहे हैं ना, तो वैचारिक जी मतभेद हो सकता है। हमारा कभी मनभेद किसी के साथ में नहीं हुआ है, कभी कोई मनभेद नहीं हुआ है। मतभेद विचारों का होता है, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग ज्ञानी हैं। जैसे हम यदि ज्ञानी है तो बाकी सब लोग भी हैं। तो इसीलिए जब कभी हमारा भी देखे होंगे, जब कभी इसी एक्ट का दुरुपयोग, जिनका आपने नाम लिया अंशु भाई, उनके ऊपर किया गया था, तो हमने उस जी समय सब कुछ बोलते हुए हमने उनका साथ दिया और उस समय चिराग जी की तरफ से एक लेटर लिखी गई थी। एक दिन पहले ही हम चिराग जी से मिलकर आए थे, बावजूद इसका हमने विरोध किया था चिराग जी का कि नहीं, आप गलत किए हैं। तो बाद में पता चला कि चिराग जी के ऑफिस में कोई एक स्टाफ था जिससे वो वेद प्रकाश बात करके उसको बहला फुसला कर और चिराग जी का लेटर पैड चुरा कर उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया था। बाद में हम इस बात को स्पष्ट हुए, हम तमाम चीजों को भूलकर एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है, तभी हमारा वजूद बचेगा। नहीं तो ये बहुत बड़े स्तर पर षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसको समझने की आवश्यकता है। आज समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कि सत्ता में हैं, जो कि विधायक हैं, सांसद हैं, वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। लड़ाई आपको लड़ना पड़ रहा है। ये लोग सामने आकर 2 शब्द बोल भी नहीं पा रहे हैं। 3-4 दिन के बाद परबत्ता के एक माननीय विधायक हैं डॉक्टर संजीव सर, वो सामने आते हैं। 3 दिन के बाद उन्होंने बयान जारी किया, लेकिन उनके अलावा बाद में भी कोई नेता आकर बयान जारी नहीं करता है। आपको नहीं लगता है कि समाज को ये लोग कमजोर कर रहे हैं, समाज का खा करके समाज के साथ ही गद्दारी कर रहे हैं? बहुत बड़े बड़े नाम हैं। देखिए, हम अपने समाज के नेताओं पर तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको नेता हमने नहीं बनाया, उनको नेता समाज ने बनाया है और समाज ने जी वोट देकर उनको भेजा है विधानसभा लोकसभा। लेकिन एक बात जो मेरी समझ में आ रही है कि जब समाज के महापुरुषों पर टिप्पणी इस प्रकार की जा रही है और अब भी आप यदि अपने टिकट और मंत्रालय और विधायकी के चक्कर में यदि आप मुंह बंद किए हुए हैं, तो 4-5 महीने के बाद उसी समाज के बीच में आपको जाना होगा, वोट मांगने जाना जी होगा।
और ये समाज इतनी आसानी से भूलता नहीं है, आपसे सवाल करेगा कि आपने मुंह क्यों नहीं खोला। और जो भी माननीय अब जिनकी भी नींद खुल रही है, तो कई लोगों का हमने देखा कि स्टेटमेंट आया है इस पर, तो हफ्ते दिनों बाद ही मुंह खुल रही है, नींद खुला है कोई बात नहीं है, लेकिन भाई उसमें ज्ञान मत दिया कीजिए। अब ज्ञान देने का समय नहीं है। क्या आपके घर में कोई माँ पिताजी को गाली देकर चला जाएगा, आप ज्ञान देते रहेंगे? क्या आपकी बहन बेटियों का कोई इज्जत छोड़ के छेड़ कर चला जाएगा, आप उस समय ज्ञान देते रहेंगे? अब ज्ञान देने का समय नहीं है। जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाने की आवश्यकता है, इसलिए ज्ञान मत दीजिए। ज्ञान का भंडार तो हमारा समाज खुद ही है, साथ दीजिए, साथ चाहते हैं। आप बहुत व्यस्त हैं। हमारा एक अंतिम सवाल ये है कि आपने साफ तौर पर चैलेंज कर दिया है कि अब आरजेडी की सरकार नहीं बनेगी, या आरजेडी को वोट नहीं मिलने जा रहा है, इनकी जमानत जब्त होने जा रही है। ये चैलेंज जो ये लड़ाई की शुरुआत और ये चैलेंज जो उनके तरफ से शुरू हुई है, ये अपने शर्तों पर और अपने समय पर इसको खत्म हम करेंगे। शुरुआत उन्होंने की है, खत्म हम करेंगे। और ये खत्म तब होगा जब पूरी तरीके से बिहार से आरजेडी की खात्मा हो जाएगी, आरजेडी को खत्म कर लेंगे। और इस तरीके की मानसिकता वाले लोगों का बोरिया बिस्तर बंधवा कर बिहार से जब तक भिजवा नहीं देंगे तब तक चैन नहीं लेंगे। जो बिहार को फिर से 90 के दशक में ले जाना चाहते हैं और अपने माँ पिताजी के बचे खुचे कुकर्मों को सत्ता में आकर वो पूरा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की दाल नहीं गलेगी अब बिहार में। और हम इसके लिए अब संकल्पित हैं, पूरे बिहार घूमेंगे, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों सबके घर में जाएंगे, और मुसलमानों के घर में जाएंगे, अगड़ों के घर में जाएंगे, दलितों के यहाँ जाएंगे, पिछड़ों के यहाँ जाएंगे, अति पिछड़ों के यहाँ जाएंगे, और एक एक घर में जाकर बताएंगे कि भाई इनके शासनकाल में क्या हुआ और आज भी इनके गुंडे क्या कर रहे हैं। जी। आपने पत्रकारों से बात करते हुए ये भी कहा कि हम डेटा निकालेंगे कि SC/ST एक्ट के सबसे ज्यादा मामले किस जाति पर दर्ज है। आपने इसकी भी चर्चा की कि हम हर एक जिला से ऐसा सिलसिलेवार निकालने वाले। हाँ, इसलिए निकालेंगे क्योंकि सबसे अधिक उन पर आरोप लगा है और सबसे अधिक उनके द्वारा अत्याचार किया गया। हम ये निकालेंगे कि आज जो अपने आप को दलितों, महादलितों और अति पिछड़ों और पिछड़ों के हितैषी बताते हैं, सबसे अधिक उस समाज के साथ में अत्याचार किस पार्टी के गुंडों ने किया है, हम ये डाटा निकालेंगे। जाते जाते समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम शुरू से जो एक ही संदेश देते आए प्रिंस भाई कि अपने अधिकारों के लिए एकजुट होइए। कल भी हमने एक पोस्ट डाला था, कल उदाहरण देते हुए डाला था कि कैसे वक्फ बिल पर आपने देखा कि मुस्लिम समाज के लोग अपने अधिकारों के लिए पटना के गांधी मैदान में 10 लाख से अधिक की संख्या में बिना कोई पार्टी और बिना कोई इस तरह के राजनीतिक दल के सहयोग के अपनी उपस्थिति दर्ज कराए अपने अधिकारों के लिए। तो अपने अधिकारों के तो उसका नतीजा था कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव जैसे लोग बिन बुलाए दौड़े चले गए उसके मंच पर। किसी ने आमंत्रण नहीं दिया था, ये बिन बुलाए मेहमान थे कल। तो जब आप संख्या बल में रहेंगे, जब आप एकत्रित रहेंगे, अपने अधिकारों के लिए आप लड़ेंगे, तो बिन बुलाए भी आपके समर्थन में लोग कूदेंगे, आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस भाई, आपको और आपके तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से फिर से नमस्कार है, प्रणाम।